तो जैविक परमाणु युद्ध और कोशिका युद्ध को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से रचा गया है कि इसमें इंसान को पग पग पर किसी न किसी की जरूरत रहती ही है। अपने आप में खुद इंसान कुछ भी नहीं। एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, एक बहुत बड़ा व्यापारी भी अपने दम पर खुद अपना घर नहीं बना सकता। इन लोगों को भी और दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाकी दूसरे प्राणी खुद अपने दम पर अपने आवास की समस्या का समाधान करने के काबिल है। अब आगे देखेंगे कि कैसे और प्राणी अपने आवास के मामले में आत्मनिर्भर हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकड़ी की। मकड़ी जैसा नाजुक सा प्राणी भी अपने आप में संपूर्ण सक्षम प्राणी है। वो बिना किसी की मदद लिए अपनी आवासीय समस्या को सुलझा लेता है। वो अपने दम पर अपना घर स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। वो इसके लिए किसी अन्य की मदद नहीं लेता। सिर्फ इतना ही नहीं, जाल के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी वो खुद ही बनाता है। जाल बनाने के लिए उसे कच्चे माल के लिए भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसी की मोहताज नहीं। वो छोटा सा नाजुक प्राणी बिना विधिवत शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के अपना घर अपनी जरूरत के हिसाब से बना लेता है। उसका छोटा सा दिमाग जाल के लिए बिल्कुल सही जगह ढूंढ करके एकदम सही जाल बनाकर एकदम बिल्कुल सही वास्तुकला का नमूना पेश करता है। उस छोटे से अबोध प्राणी के द्वारा बनाया गया घर न सिर्फ उसकी आवासीय समस्या का समाधान करता है, बल्कि उसे दूसरे जीवों से भी बचाता है। उसकी आत्मरक्षा की समस्या भी हल हो जाती है और खाने की समस्या का भी समाधान करता है। वो जितनी सफाई से और कायदे से स्वयं निर्मित धागे से जाल बुन लेते हैं, अपने खाने की समस्या के समाधान हेतु इस जाल पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा देती है। इस चिपचिपे पदार्थ को भी उसका शरीर आप ही बनाता है। इससे जाल की तरफ आने वाला कोई भी दूसरा जीव उसमें फंस करके उस जाल के साथ ही चिपक जाता है। तो इस तरीके से मकड़ी के द्वारा बनाया गया जाल उसकी हैसियत के हिसाब से उसकी रक्षा भी करता है और अपने आप में आत्मनिर्भर रहने का एक बढ़िया नमूना भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम और हमारा शरीर बिना किसी की मदद लिए अपने दिमाग और शरीर के हिसाब से ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। ये तो सोचना पड़ेगा, और क्या ऐसा हो सकता है ये भी जानेंगे। लेकिन आगे अगर हम मकड़ी के बाद बात करें तो मधुमक्खियों की बारी आती है। एक मधुमक्खी भी अपना घर खुद बना लेती है। घर बनाने के लिए कच्चा माल भी उसकी बॉडी खुद ही तैयार करती है। उस कच्चे माल से बिना किसी प्रशिक्षण, निर्देश और तजुर्बे के वो खुद ही बिल्कुल सटीक सेल्स अपने छत्ते के बना लेती है। यह पैदाइशी ही अपने काम में माहिर होती है, बिना वास्तुकार की डिग्री के। तो क्या हम इंसान पैदाइशी किसी काम में माहिर होते हैं? क्या हम इन नन्हे नन्हे जीवों की तरह अपना आवास स्वयं बना सकते हैं बिना किसी की बाहरी मदद लिए? लेकिन हम इंसानों के केस में तो ये बहुत ही मुश्किल है। और आगे अगर हम दीमक की बात करें तो भाई ये भी बहुत ही कोमल जीव है, बिना अच्छी तरह से विकसित शरीर और दिमाग के। इनके पास इंसानों की तरह बहुत ही दक्षता से और प्रवीणता से काम करने वाले हाथ और अंगुलियां नहीं। फिर भी यह आत्मनिर्भरता का बेजोड़ नमूना है। यह बिना किसी की मदद लिए सख्त लकड़ी की भी मिट्टी बना देती है। इसके लिए भी जरूरी आवश्यक रासायनिक या आवश्यक पदार्थ इनका शरीर खुद पैदा करता है। अगर लकड़ी का एक सख्त टुकड़ा इंसान को दे दिया जाए तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे तो वह उस लकड़ी के टुकड़े के साथ 10 साल तक जोर आजमाइश करता रहे, पर दीमक कुछ ही समय में उस मजबूत लकड़ी को पाउडर में बदल देती है और अपने रहने की समस्या का समाधान कर लेती है। अब आगे बात करते हैं पक्षी की। अब अगर हम पक्षियों को ले तो हम देखेंगे कि ये भी अपना घर अपने आप बनाने में आत्मनिर्भर है। इनके पास भी इंसानों की तरह अति विकसित शरीर और दिमाग नहीं है, फिर भी यह अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है। यह अपना घर सिर्फ मुंह चोट से ही बना लेते हैं। अपने छोटे से दिमाग के बावजूद इन्हें पता है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थ को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ चोट से ही प्रकृति से कच्चा पदार्थ लेकर ये अपने रहने का बंदोबस्त कर लेता है। हैरानी की बात है कि इतने छोटे प्राणी को बिना किसी विधिवत शिक्षा के तिनकों को आपस में बुनकर के घोंसला बनाना आता है। हर पक्षी के घोंसले का अपना खुद का स्पेसिफिक डिजाइन होता है। पक्षी कितनी सफाई से तिनकों को संभाल लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। इनको बोध होता है कि कौन सा तिनका इनके आवास को बनाने के लिए ठीक है। तो पक्षी अपनी छोटी सी उम्र में बिना हाथ पांव के
विकसित दिमाग शरीर के इतना कमाल का काम कर देते हैं। अब यहाँ वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट की बात हम कर सकते हैं। मान लीजिए उसने अपनी पढ़ाई में स्वर्ण पदक लेकर के वो अव्वल रहा हो। क्या एक वास्तुकार अपने लिए एक बढ़िया और टिकाऊ घर बनाने में सक्षम है? नहीं। सिर्फ डिग्री होने से ही वो अपने लिए एक बढ़िया घर बनाने में सक्षम नहीं है। उसे इसके लिए पैसे और उपयुक्त जमीन की भी जरूरत होगी। फिर सिलसिले उन लोगों का काम शुरू हो जाएगा जिनकी आर्किटेक्ट को पढ़े लिखे होने के बावजूद मदद की जरूरत होगी, जैसे कारागिर, बढ़ई मजदूर, बिजली के काम वाला, नल साज आदि। तो इस तरीके से एक वास्तुकार अपने दम पर, अपनी पढ़ाई, ज्ञान और अनुभव के बल पर और लोगों की आवास की समस्या का समाधान कर सकता है। पर इतना कुछ हासिल करके भी वो अपने दम पर खुद अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। हम पढ़ लिख कर के भी बेवकूफ मात्र होते हैं। हमारी समझ का ताना बाना युद्ध को मद्देनजर रख करके कुछ इस तरीके से बुना गया है कि अकेला इंसान एक सभ्य और इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए हर कदम पर हमेशा औरों का गुलाम होता है। वास्तुकार पढ़ा लिखा होकर के भी औरों का गुलाम है, सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो ये लोग खुद के दम पर जीवन की मौलिक जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान। बेशक अपनी जिंदगी के शुरुआती कीमती साल लगभग पहले 25 साल पढ़ाई और तजुर्बे में लगा देने के बावजूद भी वहीं दूसरी और दूसरे जीव जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद ही अपना बचपन, किशोर अवस्था और जवानी पढ़ाई बर्बाद किए बिना थोड़े से समय में ही अपनी हर जरूरत को पूरी करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ यहीं पर बस नहीं होता, कुछ पक्षी तो 2 बेडरूम घोंसला बनाते हैं, जैसे बया पक्षी। और हम इंसानों में अधिकांश लोग मेरे जैसे ही होंगे जिन्हें ढंग की झोपड़ी तक बनानी नहीं आती। क्रमिक विकास को पता था कि ये इंसान ढंग से गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्रमिक विकास ने आवास के मामले में इंसान के लिए क्या सोचा? अब आवास के मामले में कौन बढ़िया स्थिति में है, हम इंसान या फिर हमसे कम विकसित प्राणी? प्रकृति की और क्रमिक विकास की सबसे उत्तम कलाकृति इंसान, बेबसी और लाचारी की पूरी मिसाल। मैं मानती हूँ कि इंसान में बहुत जबरदस्त शारीरिक, मानसिक और यौन क्षमता होनी चाहिए। अगर क्रमिक विकास हुआ है तो मुझे तो मौजूदा किस्म के इंसान में ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा जिस तरह का खास उसे होना चाहिए। 5वें नंबर पे बात करते हैं सांप की। इसकी तो पक्षियों की तरह चोंच भी नहीं होती, फिर भी अपनी आवासीय समस्या का समाधान कर लेता है। शरीर के नाम पर धड़ ही धड़ है। वो कितने ऊंचे ऊंचे घर यानी कि वर्मी बना लेते हैं बिना किसी मानसिक या शारीरिक तौर पर खास क्षमता के। ये भी अपने आप में आत्मनिर्भर है। 6 नंबर पर है चूहे। चूहे भी अपनी बिल स्वयं ही खोद लेते हैं। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए सहायक उपकरणों की भी मदद नहीं लेते। क्या हम इंसान बिना किसी चीज की मदद के मिट्टी खोद सकते हैं? शायद नहीं। आगे 7वें नंबर पर आती है छोटी सी चींटी। जी हाँ, चींटी जैसा नदारद जीव भी अपना घर बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता का पूरा नमूना है। ये भी बिना किसी औजार की सहायता से मिट्टी में घर बना ही लेती है। ये घर बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह का चुनाव करती है। बिना विधिवत शिक्षा और गूगल सर्च के इनके घर वास्तुशास्त्र के सटीक मॉडल होते हैं। मिट्टी के अंदर इनके घरों में कई विभाग होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए होते हैं। किसी विभाग में बच्चों का पालन पोषण होता है, किसी में खाने का सामान होता है और किसी में कूड़ा करकट। तो अगर एक चींटी इतनी आत्मनिर्भर है तो इंसान को कितना आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब हम चींटी के शरीर की लंबाई चौड़ाई और इंसान के शरीर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखते हैं, उसकी मानसिक और हमारी मानसिक क्षमता का अनुपात। अगर इन अनुपातों का विचार करें तो हमें यकीनन ट्रांसफॉर्मेशन या किसी और विधि से घर बनाना आना चाहिए, जैसे चुटकी बजाई और घर तैयार। क्रमिक विकास जानता था कि हम गर्मी, सर्दी, बारिश, बर्फ आदि नहीं सह सकते और हम जगह जगह घूमने वाले प्राणी हैं। इस स्थिति में आवास की समस्या के लिए क्रमिक विकास के पास क्या प्रावधान था? हम इंसानों के लिए अगर एक चींटी बिना खुदाई करने वाले औजारों से मिट्टी खोदने की क्षमता रखती है तो हमें यकीनन अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यता के दम पर घर बनाने की क्षमता होनी चाहिए। पर अफसोस, हम में ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है। हम तो चींटियों की तरह मिट्टी खोदने की औकात में भी नहीं। हम अपने हाथों से बिना किसी औजार के कितनी मिट्टी खोद लेंगे, सोचिए। 8वें नंबर पर आता है केंचुआ। इसका भी धड़ ही धड़ है।
दिमाग इंसान के मुकाबले में शून्य है। वह मिट्टी में अपने आवास की समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। 90 नंबर पर है घोंगे, सीप और कछुआ। घोंगे, सीप और कछुआ अपना घर अपने साथ साथ लेकर घूमते हैं। थोड़ा सा भी खतरा होने पर ये अपने घर में सुरक्षित होते हैं और हम इंसान शायद नहीं। आगे 10वें नंबर पर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी अपनी आवासीय समस्या के समाधान के लिए आत्मनिर्भर है। ये भी बीजों द्वारा हवा, पानी, पक्षियों आदि की सहायता के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये भी अपनी आवासीय समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही जो मौसमी बेलें हैं, वह भी अपनी टेंड्रिल यानी कि लता तंतु द्वारा अपनी समस्या का समाधान ढूंढती है। इनका जीवन काल 3 से 6 महीने का होता है। इन बेलों के पास इतनी कम उम्र होने के बावजूद, बिना दिमाग और सेंसरी ऑर्गन्स होने के बावजूद, इन बेलों की टेंड्रिल्स अपना रास्ता ढूंढ लेती है और इन बेलों को फलने फूलने का पूरा मौका देती है। एक बेल जितनी जगह पर फैलेगी वही उसका आवास होगा। उसे ढंग से धूप मिलेगी, ढंग से फल फूल और सब्जी वगैरह लगेगी। ज्यादा जगह पर फैले होने के कारण फल फूल ज्यादा अच्छे से दूसरे जीवों को दिखाई देंगे और दूसरे जानवरों की पहुंच में होंगे और इस तरीके से फिर आते सीजन के लिए आवास का समाधान हो गया। हम अपने आवास की समस्या के समाधान के लिए क्या कर पाते हैं? अकेले अपने आप बिना किसी औजार और इंसान की मदद लिए हम एक साधारण सी झोपड़ी भी नहीं बना सकते जो हमें गर्मी सर्दी से बचा सके। मकड़ी और मधुमक्खियों की तरह हमारा शरीर कुछ ऐसा पैदा नहीं करता जो घर की समस्या का समाधान कर सके। अगर ये अदने से जीव अपना घर बनाने के लिए कच्चा माल खुद पैदा कर सकते हैं, तो भाई हम तो चुटकी बजा करके अपनी घर की समस्या क्यों नहीं सुलझा सकते? घर क्यों नहीं बना सकते? है ना सोचने वाली बात।